हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार पांडे और आज हम लोग इकोनॉमिक्स की न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की दो चैप्टर को खत्म कर दी है। पहला चैप्टर आपका था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा था आपका बैंकिंग। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़ाए गए हैं उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा सारे क्लासेस को कनेक्ट करने में। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें, और आप इस चैनल पे दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं जो कि यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए गए हैं। ये सारे वीडियोस पेड कोर्सेज के पार्ट हैं, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएंगे। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 फॉर टेस्ट सीरीज एंड फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर इन्फ्लेशन। आज हम लोग ये सब टॉपिक पे थोड़ा चर्चा करेंगे, जैसे कि इन्फ्लेशन का थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में जानेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, डिमांड सप्लाई गैप क्या होता है, और टॉपिक ऑफ द डे जो कि आपका मेंस के लिए है। तो आज का पहला टॉपिक ही है इन्फ्लेशन। तो हम लोग जानते हैं कि इन्फ्लेशन बेसिकली अगर हम लोग लेमैन्स टर्म में बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सामान है उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो वो आपका इन्फ्लेशन होता है। लेकिन थोड़ा उसको इकोनॉमिक्स के टर्म में थोड़ा अच्छा से हम लोग समझें कि इन्फ्लेशन मतलब होता है कि अगर आपका सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस राइज हो रहा है गुड्स और सर्विसेज के प्राइस लेवल में, तो हम लोग बोलेंगे कि वो इन्फ्लेशन है। फिर से बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस राइज होगा आपका जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपके इकोनॉमी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर किसी भी एक सामान का अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इन्फ्लेशन हो रहा है। यहाँ पे कुछ सामानों को हम लोग एक बास्केट में रखते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन है कि आपका इन्फ्लेशन नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग इन्फ्लेशन को समझते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट में। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि टोटल डिमांड ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब कि जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी है उसका जो टोटल डिमांड आपके इकोनॉमी में जो है उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड बोलेंगे। एग्रीगेट डिमांड का आपका चार कंपोनेंट होता है। सबसे पहला होता है कंजप्शन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। इन चारों कंपोनेंट्स को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो आपका एग्रीगेट डिमांड दे देता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि टोटल डिमांड आपका इकोनॉमी में कितना है डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे। सपोज कीजिए कि 10 रुपीज है, 20 रुपीज है, 30 रुपीज है, मतलब कि एक ग्राफ है, उसके बेसिस पे आपका डिमांड बताता है कि उस कर्व में कितना डिमांड है एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल। तो ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है। अगर ये जो चार कंपोनेंट्स हम लोगों ने पढ़ा, अगर किसी भी एक कंपोनेंट में अगर चेंज आता है तो याद रखिएगा कि एग्रीगेट डिमांड कर्व में भी चेंज होगा। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो चुका है, तो उसके वजह से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा है तो उसका मतलब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे दुकान में उनका डिमांड्स बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रहा है। तो कर्व जो होगा एग्रीगेट डिमांड का वो थोड़ा राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एग्रीगेट सप्लाई का। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है कि जो फर्म होता है जितना भी अपना गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहा है एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल, उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो फर्म है जितना भी टोटल वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है एट ईच पॉसिबल प्राइस लेवल, उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड एक कॉन्सेप्ट था, दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका एग्रीगेट सप्लाई का। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी होता है। सपोज कीजिए कि जब आपका इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे फंक्शन करेगा तो आपका जो एग्रीगेट सप्लाई होगा वो आपका एग्रीगेट डिमांड के साथ मैच कर जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन जैसे कि हम लोग अभी देखें कि सस्टेन्ड राइज या कंटिन्यूअस राइज होता है आपका प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसी तरह हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो होता है
मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्राइस राइज हुआ है तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन हो रहा है। जो आपको मैंने बताया था कि सिर्फ अगर एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस राइज होता है तो इसका मतलब वो इन्फ्लेशन नहीं है। अगर वो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का अगर प्राइस राइज हो रहा है तो हम लोग उसको इन्फ्लेशन बोलेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, हाउसिंग हो गया, रिक्रिएशन हो गया। इन्फ्लेशन जब हम लोग मेजर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि 10 कमोडिटीज है, तो अगर वो 10 कमोडिटीज का अगर एवरेज प्राइस चेंज हो रहा है, मतलब कि जो भी एवरेज प्राइस चेंज आएगा वो हम लोग इन्फ्लेशन मानते हैं। उसी तरह डिफ्लेशन होता है, मतलब कि जस्ट अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मान लो उसी कमोडिटीज, मतलब कि सपोज कीजिए 10 कमोडिटीज जो हम लोग लिए थे बास्केट में, अगर उसका एवरेज प्राइस चेंज जो भी हम लोग निकाले वो आपका घट रहा है, मतलब फॉल हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग उसको डिफ्लेशन बोलेंगे। डिफ्लेशन को आने वाले स्लाइड्स में या आने वाले क्लासेस में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे बस केवल बेसिक थोड़ा हम लोग समझ रहे हैं ताकि हम लोग आने वाले क्लासेस में जो भी पढ़ेंगे उसको थोड़ा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इन्फ्लेशन जब भी होगा तो याद रखिएगा आपका परचेजिंग पावर थोड़ा डिक्रीज होगा इन्फ्लेशन के केस में। और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपका इन्फ्लेशन को मेजर करता है। हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को दो इंडिसेस पे मेजर किया जाता है। सबसे पहला है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पहला है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका मोस्ट वाइडली यूज्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर पब्लिश करते हैं और ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। जितना भी ट्रांजैक्शन आपका फर्स्ट पॉइंट इन बल्क सेल में होता है डोमेस्टिक मार्केट में, हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स में उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि इसको थोड़ा हम लोग नंबर समझ लें। नंबर 1 समझ लीजिए कि वो फॉर्म है जो कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, और नंबर 2 जो है वो आपका होलसेल मार्केट है। तो जो भी प्रोडक्ट्स फर्म 1 ने प्रोड्यूस किया है और उसको होलसेल मार्केट भेजा है, मतलब कि 2 में, तो उस केस में जो भी हम लोग प्राइस जो चेंज हो रहा है, या मतलब कि प्राइस क्या कहते हैं, जो भी आपका एवरेज प्राइस चेंज हो रहा है या जो भी इन्फ्लेशन है उसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के हेल्प से मेजर करते हैं। लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स का सबसे ज्यादा मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि हम लोग का जो जनरल पब्लिक है वो आपका होलसेल प्राइस पे प्रोडक्ट्स को बाई नहीं करते हैं। तो ये आपका मेजर क्रिटिसिज्म है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो अभी 2011-12 है और इसको हम लोगों ने 2017 में चेंज किया था। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि जो भी प्राइस चेंज आपका रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव में हो रहा है तो उसको मेजर करने के लिए जो इंडेक्स हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा है आपका एग्रीकल्चरल लेबर के पर्सपेक्टिव में, तीसरा है आपका रूरल लेबर के पर्सपेक्टिव में, और लास्ट वन आपका रूरल अर्बन कॉम्बाइंड है। तो पहला 3 जो है उसको कंपाइल करने के लिए हम लोग कंपाइल उसको लेबर ब्यूरो करता है और लेबर ब्यूरो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। फोर्थ वन जो है उसको आपको सेंट्रल स्टैटिस्ट ऑफिस कंपाइल करता है और वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। सीपीआई का जो बेस ईयर है वो आपका 2012 है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल है, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट थोड़ा हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। डब्ल्यूपीआई जो है वो आपका इन्फ्लेशन प्रोडक्शन लेवल पे क्या कहते हैं मेजर करता है, और सीपीआई जो है वो आपका प्राइस लेवल जो कंज्यूमर लेवल पे है उसको, मतलब कि जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहा है आपका कंज्यूमर लेवल पे उसको कैप्चर करता है। ये जो दो इंडिसेस है, अगर इन दोनों को डिफर करना है, मतलब कि अगर हम लोग को डिफरेंस पता करना है, तो जो भी वेट इन लोगों, मतलब कि जो भी वेट असाइन हुआ है फूड, फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड आइटम में, उसके बेसिस पे हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डब्ल्यूपीआई जो है वो आपका जो भी प्राइस चेंज सर्विसेज में हो रहा है उसको कैप्चर नहीं करता है, लेकिन सीपीआई जो है वो सर्विसेज को कैप्चर करता है। अप्रैल 2014 में आरबीआई जो है वो सीपीआई को इन्फ्लेशन मेजरमेंट करने के लिए अडॉप्ट कर लिए। मतलब कि सीपीआई 2014 में हुआ, उसके पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स हम लोग यूज करते थे ताकि हम लोग इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करें, लेकिन 2014 के बाद आरबीआई ने सीपीआई को अडॉप्ट कर लिया। सीपीआई में फूड जो होता है उसका सबसे ज्यादा वेटेज है और होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा वेटेज है।
अब थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम लोग समझ लें। होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि मतलब सपोज कीजिए कि फार्म है, जो मैंने आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स में समझाया था 1 और 2 पॉइंट्स को लेकर। तो फार्म जो है वो आपका प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जब वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो प्रोडक्ट्स आपका होलसेल मार्केट में जाएगा। तो उस केस में जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहा है तो वो हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स के लेवल पे, होलसेल प्राइस इंडेक्स के हेल्प से मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स से जो आपका प्रोडक्ट्स है वो रिटेल शॉप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, रिटेल शॉप से वो प्रोडक्ट्स आपका कंज्यूमर के हाथों में जाएंगे। तो रिटेल शॉप से कंज्यूमर के हाथों में जो प्रोडक्ट जा रहे हैं उसमें जो प्राइस चेंजेस आ रहा है वो हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हेल्प से मेजर करते हैं। नेक्स्ट आपको थोड़ा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं पीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बीच। पीपीआई आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के मैंने पहले ही समझा चुका है कि फर्म जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है वो फर्म आपका होलसेल मार्केट में जाता है, तो जो भी प्राइस लेवल में जो चेंजेस आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज करते हैं। लेकिन इस केस में आपका हम लोग कुछ टैक्सेस भी लेवाई करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ टैक्सेस को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में। सॉरी, यहाँ पे हम लोग कुछ टैक्सेस को भी इंक्लूड कर रहे हैं आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स में। लेकिन पीपीआई में क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर जो भी चेंज इन प्राइस रिसीव वो कर रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग पीपीआई का यूज करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को। और यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक्सक्लूडेड है। ये यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस है डब्ल्यूपीआई और पीपीआई के बीच में। पीपीआई में क्या होता है, मल्टीपल काउंटिंग को हम लोग रिमूव कर देते हैं, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स में ऐसा नहीं होता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपका सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, लेकिन पीपीआई जो है वो आपका सर्विसेज को इंक्लूड करेगा। तो हम लोगों ने 3 इंडेक्सेस को पढ़ा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो होप हम सोच रहे होंगे आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया होगा कि ये सब क्या है। प्रीलिम्स 2015 में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, तो आप 5 सेकेंड्स लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। तो ठीक है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, लेबर ब्यूरो। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको पढ़ा था, तो लेबर ब्यूरो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिमांड सप्लाई गैप। तो डिमांड सप्लाई गैप जो क्या कहते हैं आपका टर्म है, उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कि मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच में एक गैप है। तो जब भी आपका डिमांड जो है वो हाई होता है और सप्लाई मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो आपका कम है, तो वहां पे आपका डिमांड सप्लाई गैप क्रिएट हो जाता है और प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। अगर मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है अगर इकोनॉमी में, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन होगा, और इन्फ्लेशन होगा तो इसका मतलब मनी जो है वो अपना परचेजिंग पावर को लूज कर देगा। जिन लोगों के पास ज्यादा मनी है, मतलब कि सपोज हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्पेंडिंग इंक्रीज कर दिया है। एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में आपको हम समझाए थे कि गवर्नमेंट जो है वो अपना स्पेंडिंग इंक्रीज कर दिया है। तो गवर्नमेंट अगर अपना स्पेंडिंग इंक्रीज किया है तो इसका मतलब क्या है, लोग के हाथ में पैसा आएगा। लोग के हाथ में पैसा आएगा तो उसका मतलब स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, और स्पेंडिंग इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका डिमांड भी इंक्रीज होगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या होता है कि मतलब अगर किसी भी कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, मतलब कि हम आपको बताए थे कि फॉर्म है तो वहां पे एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, तो वो उस टाइम में जितना भी कॉस्ट लगा वो हो गया प्रोडक्शन प्राइस। वहां से जब आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में आएगा और वहां पे जब सेल किया जाएगा तो उस टाइम में हम लोग उसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, मतलब कि उस प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस। तो वो भी इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि उसका प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज हो चुका है। तो अगर प्रोडक्शन प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब उसका फाइनल जो क्या कहते हैं प्राइस है वो भी इंक्रीज होगा, तो जिसके वजह से इन्फ्लेशन होगा। तो उस इन्फ्लेशन को हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपका कहते हैं। थोड़ा और हम लोग इसको समझ लेते हैं आगे, डिमांड सप्लाई गैप को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे, डिमांड पुश इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को थोड़ा हम लोग
जो पिछले स्लाइड में डिफिनेशन उसका पढ़े हैं, थोड़ा उससे भी थोड़ा मतलब डिटेल थोड़ा समझेंगे क्या है। तो देखिए, जब भी गुड्स और सर्विसेज का एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो जब बढ़ता है और वो आपका एग्रीगेट सप्लाई को एक्सीड कर जाता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा चुका है। तो याद रखिएगा, जब भी एग्रीगेट डिमांड गुड्स और सर्विसेज का बढ़ेगा और वो आपका एग्रीगेट सप्लाई को एक्सीड कर जाएगा एट अ कंडीशन कि वो आपका इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब कि डिमांड के वजह से इन्फ्लेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एग्रीगेट डिमांड जो गुड्स एंड सर्विसेज का है वो इंक्रीज हो चुका है, वो एग्रीगेट सप्लाई को एक्सीड कर गया एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ऐसे टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या हो रहा है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो घट गया है, ठीक है, और आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपका कांस्टेंट है एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को थोड़ा हम लोग डिटेल में देखते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या था कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड हो गया है। तो अगर आपका इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पे है तो जो भी आपका डिमांड राइज किया है, अगर हम लोग सप्लाई को भी इंक्रीज कर दे तब भी उस राइज इन डिमांड को हम लोग मेट नहीं कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि C प्लस आई प्लस जे प्लस नेट एक्सपोर्ट था। C आपका था कंजप्शन, I था आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, G था आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X माइनस M था आपका नेट एक्सपोर्ट। तो अगर एग्रीगेट डिमांड में अगर राइज होता है तो इसका मतलब ये है कि जो चारों कंपोनेंट्स है इनमें भी कुछ चेंजेस आया है जिसके वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि इन चारों कंपोनेंट्स में भी अगर सपोज कोई एक कंपोनेंट भी इंक्रीज होता है तो उसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगा। अब इसको थोड़ा हम लोग पाई चार्ट के बेसिस पे थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो सपोज कीजिए कि राइज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो मैंने आपको बताया था अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब लोग के हाथों में पैसा आएगा। अगर लोग के हाथों में पैसा आएगा तो इसका मतलब स्पेंडिंग इंक्रीज होगा, तो इसका मतलब डिमांड भी बढ़ेगा। तो इससे क्या हो सकता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा है आपका राइज इन एक्सपोर्ट। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 चॉकलेट्स है, तो अगर उस 100 चॉकलेट्स में से 50 चॉकलेट्स हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, ये जस्ट ए हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो अगर हम लोग 50 चॉकलेट्स अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम लोग का जो सप्लाई था वो रिड्यूस हो चुका है, तो हम लोग का जो डिमांड इंक्रीज हो गया है उसको मीट करने के लिए हम लोग के पास सिर्फ 50 चॉकलेट्स है। तो इसीलिए जब राइज इन एक्सपोर्ट होता है तो उस केस में भी चांसेस होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका राइज इन कंजप्शन। तो सपोज कीजिए कि आरबीआई जो है वो आपका चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया है। आरबीआई अगर चीप मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है तो याद रखिएगा लोगों के हाथों में फिर से पैसा आएगा। लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो सेम चीज रिपीट होगा, मतलब कि लोग अपने स्पेंडिंग इंक्रीज कर देंगे तो डिमांड जो होगा प्रोडक्ट्स का वो इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट है आपका राइज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो आपको ये पता है कोविड-19 अभी हम लोग क्या कहते हैं अभी चल रहा है, तो उसके मास्क में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एप्पल आईफोन या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, आपका डिमांड जो होगा एग्रीगेट डिमांड होगा वो आपका इंक्रीज होगा, तो वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन का चांसेस और ज्यादा बढ़ा देता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब भी होता है तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड होता है वो एक्सीड कर जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये हम लोग को पता था। तो ये जो एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप क्रिएट हो रहा है, याद रखिएगा इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट आने वाले स्लाइड में, ठीक है। तो जब भी ये आपका गैप होगा तो याद रखिएगा प्राइस जो होगा वो इंक्रीज ही होगा, मतलब प्राइस में राइज होगा, ठीक है। और प्राइस तब तक बढ़ेगा जब तक ये आपका गैप एग्जिस्ट हो रहा है। थोड़ा एग्जांपल समझ लें कि सपोज कीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो इसका मतलब पीपल का जो परचेजिंग पावर होगा वो भी बढ़ेगा, और पीपल का परचेजिंग पावर बढ़ा मतलब कि डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा इसका मतलब इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई तो वहीं पे था लेकिन डिमांड जो है वो एक्सीड कर गया।
तो डिमांड एक्सीड किया, सप्लाई वहीं पे रह गया, उसी पॉइंट पे, उसी मार्क पे, तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ इसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप बोलेंगे। इन्फ्लेशनरी गैप को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं क्या है। ज्यादा कुछ है नहीं, जो बताए हैं वही चीज था कि मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे अगर आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो अगर एक्सीड कर जाता है आपका एग्रीगेट सप्लाई से, तो हम लोग उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। मतलब कि जो भी गैप क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच में। इन्फ्लेशनरी गैप जब भी होता है तो याद रखिएगा प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा किसी भी प्रोडक्ट का। जब तक इन्फ्लेशनरी गैप एग्जिस्ट करेगा तब तक प्राइस आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते रहेगा। और इन्फ्लेशनरी गैप इज एन एक्सेस ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर ओवर द एबिलिटी ऑफ आउटपुट। ये एक बेसिक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। तो इन्फ्लेशनरी गैप ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर दिए, इस स्लाइड में डिस्कस कर लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग डिमांडफुल इन्फ्लेशन को कॉम्बैट कैसे करेंगे। तो बहुत सारा पॉइंट्स है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं, मतलब कि कॉन्टेक्सनिस्ट फिस्कल पॉलिसी ला सकता है। मतलब कि इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी आपका मार्केट में पैसा है उसको खींच लिया जाएगा, मतलब कि सोख लिया जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में पैसा उतना बचेगा नहीं, तो जिसके वजह से क्या होगा कि लोगों के पास उतना पैसा होगा नहीं कि वो प्रोडक्ट को खरीदें, और प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर पैसा नहीं होगा तो डिमांड जो होगा वो थोड़ा घट जाएगा, वो एक बैलेंस पे आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, पर्सनल इनकम टैक्स जो होता है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। तो सेम प्रोसेस रिपीटेड, अगर इनकम टैक्स अगर क्या कहते हैं इंक्रीज किया जा रहा है तो लोग के हाथों में फिर से पैसा कम होगा, डिमांड थोड़ा प्रोडक्ट का कम होगा और वो न्यूट्रल आपका बैलेंस हो जाएगा। आरबीआई क्या मेजर कर सकता है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये थोड़ा हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देखेंगे। तो ये सब इंक्रीज कर सकता है, तो इससे क्या होगा, मार्केट से वही सेम चीज पैसा सोख लेंगे हम लोग, और पैसा अगर हम लोग सोख लेते हैं तो लोगों के पास पैसा उतना रहेगा नहीं, तो वो डिमांड जो होगा किसी प्रोडक्ट का वो थोड़ा एक बैलेंस में आ जाएगा। तो ये पूरा था हम लोग का डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसको हम लोग डिटेल में समझे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक ऑफ द डे, जो कि मैंने आपको बताया है मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, इसके तहत क्या है कि मतलब जितने भी सिटीजन हमारे एक ज्योग्राफिकल एरिया में आते हैं, मतलब कि एक कंट्री हो गया या एक स्टेट हो गया, उनको हम सम ऑफ मनी प्रोवाइड करेंगे रिगार्डलेस ऑफ कि उनका इनकम क्या है, उनका रिसोर्सेज क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट होता है। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के तहत इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था। मेन आइडिया क्या था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और इक्वालिटी को इंक्रीज करना है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का 4 कंपोनेंट होता है। यूनिवर्सैलिटी, मतलब कि सभी सिटीजन्स को इंक्लूड करना है यहाँ पे। दूसरा है आपका अनकंडीशनैलिटी, मतलब कि कोई भी प्रायर कंडीशन नहीं रहेगा। फोर्थ है आपका पीरियोडिक, मतलब कि पेमेंट जो होगा वो आपका पीरियोडिक रेगुलर इंटरवल पे होगा। और लास्ट है आपका पेमेंट इन कैश, मतलब कि एक फूड वाउचर हो गया या सर्विस कूपन हो गया, उसके फॉर्म में आपको पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट आपको कैश में करना है। तो ये आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है आपका कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का बेनिफिट क्या है, मतलब कि सरकार अगर इसको ला रही है तो कुछ बेनिफिट होगा तभी तो इसको ला रही है। तो याद रखिएगा ये आपको सिक्योर्ड इनकम प्रोवाइड करता है, मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल को एक सिक्योर्ड इनकम ये देता है। ठीक है, उसके बाद ये पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी जो सोसाइटी में होता है उसको रिड्यूस करेगा, और परचेजिंग पावर जो होता है हर एक पुअर का वो इंक्रीज हो कर देगा, मतलब कि जो पुअर हैं उनके पास हाथों में पैसा आएगा और वो लोग भी स्पेंड कर सकते हैं, वो लोग भी खर्च कर सकते हैं कोई सामान को खरीदने के लिए। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन और बेनिफिशियरी का जरूरत नहीं है। मतलब कि बेनिफिशियरी कौन है, मतलब कि ये कुछ नहीं है, ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। यहाँ पे जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट का जो मनी है उसका वेस्टेज भी रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही आसान है, जो मैंने आपको बताया। चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाएगा गवर्नमेंट का। मतलब कि यूबीआई को अगर इंप्लीमेंट करना है तो उसका मतलब सभी लोगों को मतलब पैसा देना है, तो सभी लोगों को पैसे देना, तो उसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो जाएगा। और मतलब कि जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो काम करता है, तो जो भी मोटिवेशन से वो काम करता है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जान जाएगा, उसके दिमाग में पहले ही से बैठ जाएगा कि वो काम करे या ना करे, उसके पास एक बैकअप है, उसके पास कुछ ना कुछ उसके अकाउंट में पैसा आएगा जिसके तहत वो अपना जिंदगी चला सकता है। तो और बहुत सारे इसके चैलेंजेस हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो आप लोग खुद से सोचें। और एक मेंस का क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है
जो कि आप उसको लिखें सोच के। एग्जामिन द आर्गुमेंट्स इन फेवर एंड अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन इंडिया। ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिएगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है। उसके बाद फेवर में कुछ आर्गुमेंट्स दे दीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स है। अगेंस्ट मैंने सिर्फ 2 पॉइंट बताया क्योंकि मैं चाहता हूं उसको और आप सोचें अच्छे से। तो कोशिश कीजिएगा कि फेवर और अगेंस्ट में एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखें और एक अच्छा सा कंक्लूजन दीजिएगा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर प्रमोट करते हैं तो उसका पॉजिटिविटी क्या क्रिएट होगा, मतलब कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन दीजिएगा। तो क्या होगा, आपको मार्क्स भी थोड़ा अच्छा मिलेगा अगर आप पॉजिटिव कंक्लूजन देते हैं तो यहाँ पे हम लोग का इन्फ्लेशन का पार्ट 1 खत्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।